मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन में और ज्यादा हालात बिगड़ गए हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर गोलाबारी कर रहा है। गोलाबारी में भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था युवक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूक्रेन में जो स्थिति है वो लगातार भयावह होती चली जा रही है। जो हालात वहां के हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर गोलाबारी कर रहा है और गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था युवक, जो अब हमारे बीच नहीं है। रूस लगातार यूक्रेन पर गोलाबारी कर रहा है। यूक्रेन के खार्किव में युवक की मौत हुई है। कर्नाटक का रहने वाला था शेखरप्पा नवीन, जिसकी मौत हो गई है। यूक्रेन में जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है। रूस लगातार यूक्रेन पर गोलाबारी कर रहा है। गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। कर्नाटक का रहने वाला था शेखरप्पा नवीन। तो आपको बताते चले, लगातार जो यूक्रेन के हालात हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। स्थिति लगातार भयावह होती चली जा रही है। रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, गोलाबारी की जा रही है और इसी गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो जाती है। कर्नाटक का रहने वाला था शेखरप्पा नवीन, जो अब हमारे बीच नहीं है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था छात्र। कर्नाटक का रहने वाला था शेखरप्पा नवीन। रूस लगातार यूक्रेन पर गोलाबारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हजारों भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कोशिशें कर रहा है। भारतीय बच्चे भी यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस घड़ी में हरियाणा की बेटी ने यूक्रेन समेत पूरे विश्व समुदाय को मानवता का पाठ पढ़ाया। यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हरियाणा की छात्रा नैना ने वापस भारत आने से इनकार कर दिया है। एक यूक्रेनी परिवार के साथ बतौर पेइंग गेस्ट रह रही नैना ने मुश्किल घड़ी में उस परिवार के साथ रहने का फैसला किया। क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोई नहीं, आप भी कर लीजिए। सीधी बैठ जाओ बेटा। चिंता तो होती है बच्चों की, भी बच्चे दूर है तो टेंशन तो है ही उसकी। तो सरकार से ये है कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी घर पे उनके लिए कोशिश करें। मैम, एक और मामला बताया गया है कि आपकी जो गुड़िया है वो वहाँ पर ही एक परिवार को अपना सपोर्ट दे रही हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? वो कोशिश कर रही है गुड़िया उस बारे में। उनकी जैसे जो जितना भी उनका सर्कल है वो भाई बच्चों उनको आपस में भी वो बच्चे पैनिक ना हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। से रोजाना बात होती है। हमारे हालात तो वहाँ नाजुक ही है, क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई है और हमने जो भी सरकार द्वारा नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं या मेल दी गई है, उन पे हमने सभी पे मेल किए और हेल्पलाइन नंबरों पे हमने संपर्क करके वहाँ की स्थिति के बारे में बताया है। और वहाँ एम्बेसी है उससे भी संपर्क किया है, मैंने मेल कर रखी है। वहाँ का भी उनका रिस्पॉन्ड भी किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा भी अभी हमें लग रहे हैं कोशिश में, प्रयास में। खबर हिसार से है, जहां रायपुर गांव की बेटी ईशा देर रात सकुशल घर लौटी, जिसके घर लौटने पर परिजनों ने खुशी जाहिर की। साथ ही साथ बेटे वापस आने पर इस दौरान ईशा और उसके परिवार ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। वहीं ईशा ने बताया कि भारत आने के लिए 25 फरवरी को यूक्रेन से चले थे, देर शाम घर वापस लौटी हूं। इस दौरान इंडिया और रोमानिया ने काफी सहयोग किया है। अपने अनुभव साझा करते हुए ईशा ने कहा कि ईवान शहर में 2 ब्लास्ट हो चुके थे, जिसके कारण दहशत का माहौल बना हुआ था। एम्बेसी ने बहुत हेल्प की। रोमानिया एम्बेसी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, सबसे ज़्यादा उन्होंने हेल्प की। यूक्रेनियन एम्बेसी ने थोड़ा स्लो किया, बहुत स्लो किया। 3 एडवाइजरी दी उन्होंने निकलने के लिए। पहले बोला कि मर्जी है, निकलना है नहीं निकलना है तुम्हारी मर्जी है। दूसरे टाइम में बोला कि ठीक है निकल जाओ, हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन नहीं की तो हम लोग नहीं निकल सकते थे। अगर हम निकलते तो हमारा रीवर्क लगता और जिसका फाइन होता है हमेशा।
तो बस इसलिए नहीं निकले। ईसा हमारी पोत्री है। ये इवानो यूक्रेन के अंदर एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए भेजी थी। इसका 3rd ईयर है। पहले स्टडी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन यूक्रेन और रूस का अटैक के समय ये प्रॉब्लम आई है। सरकार ने भी अब मदद की है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने खर्चे पर बच्चों को लेके आई है। जिसका भाई है। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कई जहाज विद्यार्थियों को वापस लेकर लौट गए हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा यमुनानगर पहुंची। एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वो युद्ध के दौरान परेशानी के हालात वहां पर हैं और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरीके से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल यहां पहुंचाया। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वो भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की है। तो यूक्रेन से लौटी एमबीबीएस की छात्रा ने भारत सरकार का धन्यवाद किया है, भारतीय दूतावास का धन्यवाद किया और उसने यह भी बताया कि किस तरीके की वहां पर स्थिति है, कैसे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अभी भी कई सारे छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें लाने का भी प्रयास हो रहा है। सभी छात्रों को वापस लाने की अपील भी छात्रा ने की है। एयरपोर्ट पे मिला था। उजरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर इस 26 फेब को फ्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुदापेस्ट पे पहुँचे और फिर उसके बाद हमारी वहाँ से फ्लाइट हुई। मेरी बेटी दमनप्रीत कौर, जो कि यूक्रेन के अजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस पढ़ाई के लिए गई थी। वहाँ पे एक सेमेस्टर उसका पूरा हो चुका था और अगले सेमेस्टर के लिए जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ जैसी बेटी का, हमें भी न्यूज़ से पता ही चलता था, बेटी का भी फ़ोन आ रहा था कि पापा यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आने लगा है। तो हमने आनंद फानन में जैसे टिकट के लिए भाग दौड़ करी। टिकटों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर भी हमने 5 मार्च की सोची कि टिकट मिल जाए, तो हमने करवाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी तो असं हंगरी बॉर्डर तक बस भी जाए, हंगरी बॉर्डर तो इंडियन एम्बेसी की बस थी। खाना मिले अब तक। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों से संपर्क में है। साथ ही साथ इन लोगों के परिवार से भी लगातार बातचीत की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रदेश स्तर पर सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। इसी तरीके से जिला प्रशासन ने भी एक नंबर जारी किया है, जिसमें कोई भी परिवार यूक्रेन में फंसे अपने परिजनों के संबंध में सूचना दे सकता है। तो उपायुक्त पार्थ गुप्ता का बयान सामने आया है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो वहीं एक व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए बच्चों के लिए सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और कोई भी परिवार वाले इस व्हाट्सएप नंबर में अपने बच्चों की जानकारी दे सकते हैं। तो वहीं जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए उनके माता पिता से भी लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जानकारी हासिल की जा रही है ताकि बच्चों को जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस बुलाया जा सके। तो परिवार से भी लगातार बातचीत जारी है और बच्चों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। ऐसे में एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया, जिससे आसानी हो जाएगी परिवार वालों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बात करने के लिए। मैं जिला यमुनानगर के सभी निवासियों को, जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे
या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास, और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जो है 9212314595, और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801, जिसपे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। करनाल को सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने पहले मंगल सैन ऑडिटोरियम से करीब 34 करोड़ की लागत से बनने वाले पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उसके बाद करनाल नगर निगम को दिए गए कचरा उठाने वाले 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने बजट सत्र और यूक्रेन मामले पर अपनी बात भी रखी है। आइए आपको सुनाते हैं। ये बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को देखिए। हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं, और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है, और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी, अलग अलग सब मिल करके चलेंगे। अपने सिंपल पर लड़ेगी जी, जो ये पार्टी चुनाव है। एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है, और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं, इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कनीना और उसके आसपास क्षेत्र में दौरा किया है। आपको बताते चले, राव इंद्रजीत सिंह ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया है और अधिकारियों को गिरदावरी करने के आदेश जारी किए। साथ ही साथ मौके पर उनके साथ नौरनौल से हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। वहीं किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री से काट 40 से 45 हजार मुआवजा दिलाने की मांग करी है। पिछले दिनों के अंदर जहां जहां नुकसान हुआ है, 30-30 हजार रुपए फी एकड़ नुकसान के तौर के ऊपर लोगों को दिलवाए हैं। इससे पहले कभी भी किसी सरकार ने इतने पैसे नुकसान के नहीं दिलवाए हैं।
हम कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से ही यहाँ पर भी जिनका नुकसान हुआ है उनको पैसे दिलवाएं। वो एज इट बना रहे हैं, ये बात और कर लेते हैं। फिर भी आपको दिक्कत सोनीपत में खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने के बाद लगातार पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं भी इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि 2 आतंकवादियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन सागर और सुनील को अभी 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। साथ ही साथ देर रात पुलिस ने इनके एक और साथी तरुण निवासी जुआ को भी गिरफ्तार किया, जो गाँव में ही अटल सेवा केंद्र चलाता था। आपको बताते चले, आरोप है कि उसने फर्जी ID मुहैया कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मुकदमे में एक मुख्य आरोपी जो सागर पुत्र कृष्ण जुआ गांव का रहने वाला था, तो उससे तफ्तीश में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस बरामद हुए थे। जो तफ्तीश में सामने आया कि उसके गांव के ही उसके एक दोस्त तरुण एलियास तरुणजीत पुत्र महिपाल गांव जुआ, जो ITI के पास अटल सेवा केंद्र में कार्य करता है, जिसने अपने लैपटॉप में फर्जी आधार कार्ड व लाइसेंस सागर को बना के दिए थे। उसको मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। हिसार के हांसी में हनुमान कॉलोनी के निजी स्कूल के टीचर की स्कूटी के साथ 2 युवकों ने तोड़फोड़ की और डंडों से स्कूटी को तोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया और ये सारी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो जाती है। सुभाष नगर निवासी शिवानी टुटेजा ने बताया कि स्कूटी को स्कूल के बाहर खड़ा किया था। जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो बाहर गई तो देखा कि स्कूटी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। वहीं जब उन्होंने CCTV फुटेज देखा तो पता चला कि 2 युवक मुंह ढक करके आते हैं, हाथ में डंडा लिए हुए थे और स्कूटी में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। बाद में वहां से फरार हो जाते हैं। तो ये CCTV फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 युवकों ने स्कूटी को क्षतिग्रस्त किया है। फिलहाल जो युवक है वो मौके से फरार है और पुलिस को जानकारी दी गई है। प्रदेश के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लामबंद होने लगे हैं। राजस्थान में पेंशन बहाली की घोषणा के बाद हरियाणा के कर्मचारी के हौसले बुलंद हैं। इसी मुद्दे को लेकर के 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके राष्ट्रीय स्तर पर विधायकों, सांसदों और संसद के घेराव करेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अब वे पुरानी पेंशन बहाली से कम में मानने वाले नहीं हैं। इसी को लेकर के भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लामा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघ की रणनीति का खुलासा किया और आर पार की लड़ाई का आह्वान किया है। पुरानी पेंशन बहाली की जो हमने बोला है, कल 2 तारीख है, 2 तारीख को हम वो जो दमन और उत्पीड़न की जहां विरोध करेंगे, वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाली को भी मांग पत्र हम सरकार को सभी जिला उपायुक्त मार्फत से दे रहे हैं। और ये 28-29 तारीख, क्योंकि ये मुद्दा केवल हरियाणा का नहीं है, ये मुद्दा नेशनल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा और राज्य सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। और 28-29 मार्च की जो हड़ताल है, ये एक बड़ी कार्रवाई है। खबर कैथल से, जहां बूढ़ाखेड़ा गांव को सुल्तान नाम के बुल ने पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया है। आपको बताते चले, सुल्तान तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी प्रसिद्धि आज भी नरेश बेनीवाल और उसके परिवार को एक उच्च श्रेणी के पशु प्रेमी के रूप में पहचान दिलाई है। आपको बताते चले, नरेश बेनीवाल ने अब एक रेशमा नाम की एक मरही नस्ल की भैंस को तैयार किया है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। रेशमा ने पहली बार जब बच्चे को जन्म दिया तो 19-20 लीटर दूध दिया था, जिसके बाद नरेश ने उसको तैयार किया और दूसरी बार उसमें 30 लीटर दूध भैंस ने दिया। जब तीसरी बार रेशमा मां बनी तो 33 लीटर से ज्यादा दूध उसने दिया। एक नया कीर्तिमान यहां पर स्थापित किया गया है। भैंस का नाम रेशमा है और ये मुर्रा ब्रीड से रिलेटेड है। दूध का अभी DFA कुरुक्षेत्र में एक मेला हुआ है, वहाँ 31 किलो 213 ग्राम का मिल्क रिकॉर्ड दर्ज करवाया इसने। वैसे यहाँ हमने यहाँ पिछले साल एक गवर्नमेंट संस्था है, उसमें रिकॉर्ड हुआ इसका 33 किलो 800 ग्राम, जो मैक्सिमम है इंडिया का। और सर्टिफिकेट भी है उसका, हमारे कल ही रिसीव हुआ हमारे को सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट आपको दिखा देंगे, उसमें सारा बायोडाटा है।
हाँ कोई नहीं दो काट दो। पंजाब के नेलास मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगा देखने को मिला। भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। भोलेनाथ के जयघोष के साथ पूरा वातावरण शिवमय हो चुका है। मंदिर के प्रबंधक लालगिरी महाराज ने बताया कि मंदिर करीब 550 साल पुराना है। इस मंदिर की खासियत यह है कि गौवंश अपने आप ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। इसे देखकर के आसपास रह रहे लोगों दंग आ जाते हैं। उन्होंने जब शिवलिंग के दर्शन किए उसी दिन से यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचने लगे। आपने देखा किस प्रकार से नेहलास में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जहां मौजूदा विधायक हरदयाल कंबोज पहुंचे और यहां लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। और ये बात भी कही जाती है यहाँ शिव कैलाश में, यहाँ नेहलास में। और हमारे साथ महंत जी हैं जो कि यहाँ पर गद्दी नशीन है। गुरुजी मान जी, सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं यहाँ शिव कैलाश में या नेहलास में इस आस्था के बारे में। यहाँ जी जितना भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे समाधि लगाते हैं ना, नलास में सुंदर जंगल होया करते थे। उरे भगवान सैर करना आते थे। शिव और पार्वती यहाँ पे सैर करना आते थे सुंदर जंगलों में। ये उनका बहुत प्रिय स्थान है नलास। ये भी कहा जाता है बाबा जी कि यहाँ पर जो शिवलिंग की मूर्त है वो अपने आप प्रकट हुई। हाँ जी, ये 550 साल पहले बाबा कर्मगिरी जी ने तपस्या करी थी यहाँ पे। फिर यहाँ कहें ग्वाले गौआ चारने आए करते थे। एक गऊ अपने आप दूध चढ़ाया करती थी भगवान पे। जिसकी गऊ थी वो देखता रहा सारा दिन भी कौन दूध कढ़ेगा। उन्हें सारा दिन गऊ का पिछा करया। उन्होंने फिर अपने आप धारा पैंदियां दिखियां। फिर उन्होंने कहा उरे ते सफाई करी। सफाई करते करते ना उन्होंने शिवलिंग पे कुहाड़ी लगी। जदी बिजली जितना लिशकारा पिया। फिर वो डर के भी पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं। फिर वो बाबा कर्मगिरी जी जेड़े तपस्या करते थे उन्होंने की समाधि खुली। उन्होंने दस्या भी ये शिवलिंग है। उन्होंने माफी मंगी। फिर अपने घर नूं चले गए। उसी रात नूं पटियाले वाले राजे नूं आकाशवाणी हुई भी चल राजन तो मंदिर का निर्माण कर। वो कहने लगे भी मैनू केड़ा पता लगना। राजा कहने लगा। उन्होंने कहा भी तू हाथी छोड़ दे अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। फिर यहाँ आके कहे हाथी अपने आप उड़ा आके खड़ के राजे ने यहाँ मंदिर बनवा दिया। से राजा ये जी है इन्हों के परिवार में थे जेड़े ने अभी राजे हैं। अमरिंदर सिंह जी क्या नाम है, मुझे पता नहीं इनका। अब कौन सी गद्दी है? अब कितने 550 साल में आप भी आज गद्दी नशीन है। लालगिरी जी महाराज यहाँ जी ऐसे है। सबसे पहले बाबा कर्मगिरी जी ने तपस्या करी। उन्होंने गद्दी प्राप्त हुई है। फिर उनके बाद गणेश गिरी जी नूं हुई। फिर सील गिरी जी नूं, फिर जयराम गिरी जी नूं, फिर बाबा मंगल गिरी जी नूं, फिर बाबा बसंत गिरी जी नूं, फिर श्री महंत इंद्र गिरी जी। 7 समाधियां 8वीं गद्दी चल रही है ये। बाबा जी अब चलते चलते भक्तों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज? सारे भगतां की जी मनोकामना पूरियां होंदियां। जो यहाँ जल चढ़ांदा या अपनी गुड़ की भेली सुख लंदा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो शंकर भगवान। अब आप ये देख सकते हैं गुड़ की जो गुड़ रहता है उसे उसकी अगर सुखना सूख लें तो यहाँ पर आस्था जो है, जो भी आप यहाँ पर मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होगी। और ऐसी आस्था लेकर के श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, देवेंद्र जी। पंडित जी, गुड़ की पहेली कहते हैं कि यहाँ पर सुख ले तो मनोकामना पूर्ण होती है। ये क्या कैसी आस्था है और कितने समय से यहाँ लोग? यहाँ से बाद 600 साल पुराने जी होगी। मनु 40 साल मनु हो गए सेवा करते हो भोलेनाथ की। जो भी सुख दा ओदी मनोकामना पूरी होती है। 40 साल हो गए आपको यहाँ सेवा करते? 40 साल हो गए। कहाँ से हैं? अब राजपुरा से हैं। तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से बड़ी दूर दूर से, हिमाचल से भी आते हैं, इधर अपने चंडीगढ़ से भी आते हैं, मोहाली से भी, नेड़े तेड़े के सब के, अम्बाला सब हरियाणा से सब आते हैं। भाई साहब भी हैं। कहाँ से हैं? मैं सरन से हूँ। कितना समय हो गया आपको? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो ये गुड़ की जो पेड़ी चढ़ाने की आस्था है ये 550 साल पहले से ही? हाँ, 550 साल पहले चल रही है कि गुड़ की पेली जो चढ़ाता है ना उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है।
पंडित जी कुछ चलते चलते मैसेज देना चाहेंगे कुछ श्रद्धालुओं के लिए? यही है भी आओ, कोरोना से डरो ना, क्योंकि कोरोना जो है जो भोलेनाथ के दर्शन करेगा उसका कोरोना कुछ नहीं करेगा। इसी करके कहते हैं जा शिव नलास में जा क्लास में। जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जिन्नी संगत आई है जल जरूर चढ़ाओ ते जा शिव नलास या कैलाश। अब आप ये देखिए हर एक के मुख पर यही है कि यहाँ शिव कैलाश में या नैलाश में, और जल के साथ साथ गुड़ की पहेली जो कहा गया है कि वो चढ़ाना जरूरी है ताकि मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और यही आस्था लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, और यही हमारा प्रयास है कि हर खबर के माध्यम से हम हमारे विदेशों में, देश में बैठे जितने भी हमारे दर्शक हैं वो यहाँ शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात शिव का स्वरूप है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, नमस्कार। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।